हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म अक्स एजुकेशन ग्रुप पर। हम आपको इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एग्रीकल्चर के प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम जैसे जेट, आईसीआर, बीएचयू, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट एवं अलग अलग प्रकार के मोटिवेशनल वीडियो प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, हमारा मकसद कम समय में गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करना है जो आपको बेहतर से बेहतरीन बनाने का कार्य करेगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन बात करेंगे आवर्त सारणी की पीरियोडिक टेबल की। देखो, जेट में हर साल 2 से 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से भी आते हैं। 2 क्वेश्चन तो आएंगे आएंगे पक्का इस चैप्टर से। तो अपन सबसे पहले देखो पीरियोडिक टेबल में बात करते हैं। शुरू से अपन क्लासिफिकेशन की बात करें। देखो देखो आवर्त सारणी में सबसे पहले अपन बात करते हैं तत्वों के वर्गीकरण की। तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि अलग अलग तत्वों के गुणों के बारे में अध्ययन करना कठिन था, इसलिए तत्वों के गुणों के बारे में अध्ययन को सरल करने के लिए तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। सबसे पहले अपन किसका वर्गीकरण पढ़ते हैं? लेवोशियर का वर्गीकरण पढ़ते हैं। सबसे पहले किसका वर्गीकरण पढ़ते हैं अपन? है सॉरी, सबसे पहले अपन लेवोशियर का वर्गीकरण पढ़ते हैं। इसको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोला जाता है। लेवोशियर ने तत्वों को केवल 2 भागों में बांटा था। एक तो आपके पास में धातु और दूसरा आपके पास में किस में है? अधातु में। केवल 2 ही वर्गीकरण किए थे, धातु और दूसरा आपके पास में है अधातु। बस ये देखना है एक बार, यहां से कोई इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है जो क्वेश्चन आते हैं केवल ये तो एक। दूसरा अपन किसका नियम पढ़ते हैं? दूसरा वर्गीकरण पढ़ते हैं अपन प्राउड का वर्गीकरण। तो प्राउड के अनुसार प्रत्येक तत्व किससे मिलकर बना होता है? हाइड्रोजन से। और तत्वों का परमाणु भार होता है वो हाइड्रोजन के परमाणु भार का क्या होता है? सरल गुणांक होता है। क्या होता है? सरल गुणांक। वैसे जेट में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, जब बीकानेर यूनिवर्सिटी जेट का एग्जाम करवाती थी तो ये पूछा हुआ है कि ये पूरा स्टेटमेंट देके, और ये पूछा हुआ है कि ये नियम किसने दिया था? किसने दिया था? प्राउड ने। तो थोड़ा सा ये भी। इसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट, डोबेराइनर का त्रिक नियम। देखो डोबेराइनर ने क्या कहा? डोबेराइनर ने 3 तत्वों के समूह बनाए और बताया कि पहले तत्व और तीसरे तत्व के परमाणु भारों का जो मध्यमान होगा वो मध्य तत्व के परमाणु भार के क्या होगा? बराबर होगा। तो इसको अपन एग्जाम्पल से पढ़ते हैं। देखो कैसे। डोबेराइनर ने ये कहा कि जैसे 3 तत्वों के समूह बनाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास में लिथियम, सोडियम और ये पोटेशियम आपके पास में, ये 3 तत्वों के समूह बनाए। उसने कहा कि पहले तत्व और तीसरे तत्व, इन दोनों तत्वों के परमाणु भारों का माध्यमान मध्य तत्व के परमाणु भार के क्या होगा? बराबर। यानी लिथियम और पोटेशियम के परमाणु भार का माध्यमान किसके बराबर होगा? आपके पास में सोडियम के बराबर होगा, मध्य तत्व के। देखो लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है और पोटेशियम का कितना? 19। तो लिथियम का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है? 7 होता है। पोटेशियम का कितना होता है आपके पास में? 39 होता है। और इनका माध्यमान ज्ञात करने के लिए अपन किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। तो ये आपके पास में 46/2 होगा, जो अगर डिवाइड करने पर कितना आएगा? 23। तो सोडियम का परमाणु भार कितना होता है? 23 होता है। कितना होता है? 23। तो डोबेराइनर का सिंपल सा त्रिक नियम है, पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भारों का माध्यमान मध्य तत्व के परमाणु भार के क्या होता है? बराबर होता है। अब अगर कोई जेट में यहां से क्वेश्चन पूछ ले आपको कि निम्न में से कौन से डोबेराइनर का त्रिक है और कौन सा नहीं है, जैसे एक क्वेश्चन मैं यहां पे दूं आपको, जैसे क्वेश्चन की बात करें अपन, निम्न में से कौन सा डोबेराइनर त्रिक है? निम्न में से कौन सा डोबेराइनर त्रिक है? ऑप्शन में देखो मैंने यहां पे लिखा आपके पास में फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। दूसरा ऑप्शन दिया है यहाँ पे आपके पास में सोडियम, पोटेशियम और आपके पास में रुबेडियम। तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा आपके पास में फॉस्फोरस, आर्सेनिक और ये आपके पास में एंटीमनी मान लो। और चौथे ऑप्शन की अपन बात करते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा आपके पास में मैग्नीशियम, कैल्शियम और ये आपके पास में स्ट्रांशियम की बात करते हैं। देखो डोबेराइनर के त्रिक वाले क्वेश्चन पहचानने का सिंपल सा तरीका, आपके पास में 3 तत्व, ये पहला तत्व होता है, ये दूसरा तत्व होता है, ये आपके पास में कौन सा तत्व है? तीसरा तत्व है। पहले तत्व और दूसरे तत्व के परमाणु क्रमांक में आपको अंतर ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? परमाणु क्रमांक में अंतर। परमाणु क्रमांक में अंतर। और इसी प्रकार आपको तीसरे और दूसरे तत्व के भी परमाणु क्रमांक में क्या ज्ञात करना? आपको अंतर ज्ञात करना। परमाणु क्रमांक में अंतर।
परमाणु क्रमांक में अंतर। अगर पहले और दूसरे तत्व के परमाणु क्रमांक में अंतर और तीसरे और दूसरे तत्व के परमाणु क्रमांक में अंतर अगर बराबर होता है, क्या होता है, बराबर, तो इसको अपन डोबे राइनर का त्रिक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, डोबे राइनर का अपन क्या बोल सकते हैं, त्रिक बोल सकते हैं। सिंपल सी ट्रिक होती है, पर पहले और दूसरे तत्व के परमाणु क्रमांक में अंतर और तीसरे और दूसरे तत्व के परमाणु क्रमांकों में अगर अंतर समान है तो डोबे राइनर का त्रिक होगा, नहीं तो डोबे राइनर का त्रिक नहीं होगा। तो फॉर एग्जाम्पल अपन बात करते हैं, देखो इनमें से कौन सा डोबे राइनर का त्रिक होगा। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 9। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17। और ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है आपके पास में, 35। तो बताओ यहाँ पे फ्लोरीन और क्लोरीन के परमाणु क्रमांक में जो अंतर है वो तो कितने का, 8 का, जबकि क्लोरीन और ब्रोमीन के जो परमाणु क्रमांक में अंतर है वो कितने का, 18 का। तो ये परमाणु क्रमांक इक्वल है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब ये डोबे राइनर का त्रिक नहीं होगा। दूसरे की बात करें अपन ऑप्शन में, देखो यहाँ पे सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना आपके पास में, 11। पोटेशियम का कितना आपके पास में, 19। और रुबेडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 37। तो यहाँ पे भी अंतर देखोगे तो बताओ सोडियम और पोटेशियम के अंदर जो परमाणु क्रमांक में अंतर होगा, ये अंतर कितने का होगा, 8 का। और यहाँ पे इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस कितने का होगा, 18 का होगा। तो इसका मतलब इसको भी अपन डोबे राइनर का त्रिक नहीं बोल सकते। जबकि नीचे देखो, यहाँ पे फोस्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना होता है आपके पास में, 15। यहाँ पे आर्सेनिक की बात करते हैं तो आर्सेनिक का परमाणु क्रमांक कितना होता है आपके पास में, 33। और यहाँ पे इसके परमाणु क्रमांक की बात करते हैं तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है आपके पास में, 51, एंटीमनी का। तो बताओ फोस्फोरस और आर्सेनिक दोनों के परमाणु क्रमांक में अंतर कितने का, 18 का। और आर्सेनिक और एंटीमनी में भी परमाणु क्रमांक का अंतर कितने का, 18 का। इसका मतलब दूसरे और पहले तत्व के परमाणु क्रमांक में अंतर और तीसरे और दूसरे तत्व के परमाणु क्रमांक में अंतर बराबर है। इसका मतलब ये डोबे राइनर का क्या हो जाएगा, आपके पास में त्रिक हो जाएगा। नेक्स्ट जो चौथे ऑप्शन की बात करें, इसका परमाणु क्रमांक आपके पास में 12, इसका परमाणु क्रमांक कैल्शियम का 20 है और स्ट्रांशियम का कितना होता है, 38 होता है। तो यहाँ पे परमाणु क्रमांकों में अंतर केवल 8 का और यहाँ पे परमाणु क्रमांकों में अंतर कितने का, 18 का। इसका मतलब परमाणु क्रमांकों में अंतर इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये भी डोबे राइनर का त्रिक नहीं होगा। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड ने सिंपल सी बात कही कि जिस प्रकार संगीत में पहला स्वर सा और 8वां स्वर सा समान होता है, सारे गामा पादा नीसा, उसी प्रकार तत्वों में भी पहले तत्व और 8वें तत्व के गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। सिंपल सा न्यूलैंड का अष्टक नियम। लेकिन सबसे बड़ी बात है, न्यूलैंड ने जब अपना अष्टक नियम दिया उस समय अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, इसलिए न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या हो गया, लागू हो गया समय। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें, जैसे सेकंड पीरियड की बात करते हैं तो लिथियम होता है आपके पास में, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और इसके बाद में नियोन हो। लेकिन अपन बोलते हैं ना अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। लिथियम के नीचे कौन आता है आपके पास में, सोडियम आता है, फिर आपके पास में यहाँ पे कौन आएगा, मैग्नीशियम, बोरोन के नीचे एल्यूमिनियम आएगा, कार्बन के नीचे सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और ये यहाँ पे कौन आएगा आपके पास में, आर्गन। इसके बाद में सोडियम के नीचे कौन आएगा आपके पास में, पोटेशियम आएगा, यहाँ पे कौन आएगा आपके पास में, कैल्शियम आएगा। तो देखो अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, तो अगर मैं पहला तत्व जैसे लिथियम को मानता हूं तो ये पहला तत्व तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो पहले और 8वें तत्व के गुण क्या आ रहे हैं, समान आ रहे हैं। लेकिन ये केवल कहां तक लागू हो पाया, कैल्शियम तक लागू हो पाया। केवल कहां तक लागू हो पाया, कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम का परमाणु क्रमांक आपके पास में कितना, 20। कैल्शियम के बाद में आपको पता है कि स्केडियम से लेके और जेडन तक ये संक्रमण तत्व आपके पास में कौन से आवर्त में, ये चौथे आवर्त में। तो 21 से लेके ये आपके पास में 30 इन दोनों। और जबकि यहाँ पे कैल्शियम के बाद में गैलियम आएगा, गैलियम का परमाणु क्रमांक कितना होगा आपके पास में, 31 होगा। तो कैल्शियम के बाद में पहले और 18वें तत्व के गुणों के अंदर क्या दर्शा रहे थे, समानता प्रदर्शित कर रहे थे। तो सिंपल सा न्यूलैंड का अष्टक नियम केवल कहां तक लागू हो पाया, कैल्शियम तक। इसके बाद में अपन नेक्स्ट की बात करते हैं लोथरमेर का वर्गीकरण। देखो लोथरमेर ने क्या किया, परमाणु भार और परमाणु आयतन के बीच में ग्राफ खींचा। ये आपके पास में यहाँ पे यानी परमाणु आयतन है और ये आपके पास में परमाणु भार है। किस किस के बीच में, परमाणु भार और किसके बीच में, परमाणु आयतन के बीच में। ये वॉल्यूम आपके पास में, एटॉमिक वॉल्यूम, आयतन, इनके बीच में इसने ग्राफ खींचा। ग्राफ खींचने के बाद में उसने देखा जिन तत्वों के गुण समान थे वो ग्राफ की एक स्थिति पे प्राप्त हुए। तो लोथरमेर का सिंपल सी आयतन वक्र का नियम भी बोलते हैं इसको। तो इसने परमाणु भार और परमाणु आयतन के बीच में ग्राफ खींच के ये बताया कि जिन तत्वों के गुण समान होते हैं वो ग्राफ की एक स्थिति पे प्राप्त होते हैं। तो ये आपको कुछ चीजें यहाँ पे यूं याद रखनी है। देखो ये ग्राफ की शीर्ष स्थिति कहलाती है। जैसे यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं, सोडियम है आपके पास में, पोटेशियम है, या आपके पास में रुबेडियम है। तो आपको यूं याद रखना कि ग्राफ के शीर्ष पे है ना, ग्राफ के
शीर्ष भाग पर, ग्राफ के शीर्ष भाग पे तो आपके पास में क्षारीय धातु प्राप्त हुई। कौन सी धातु? क्षारीय धातु बोलते हैं पहले वर्ग के तत्वों को। तो कौन कौन आपके पास में? जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबेडियम है। तो ये याद रखना आपको सीजियम कि लोथरमेर के जो आपके पास में वर्गीकरण है, इसमें ग्राफ के शीर्ष भाग पे कौन सी धातुएं प्राप्त हुई आपके पास में? क्षारीय धातुएं। फिर होता देखो ग्राफ का एक आरोही भाग होता है। देखो इसको तो बोलते अपन आरोही और इसको बोलते अपन अवरोही, यानी ये असेंडिंग है और ये आपके पास में डिसेंडिंग है। ये आपके पास में असेंडिंग है और ये आपके पास में डिसेंडिंग है। तो आपको ये याद रखना कि ग्राफ के अवरोही भाग पर, ग्राफ के पहले आरोही की बात कर लेते, ग्राफ के आरोही भाग पे तो हेलोजन प्राप्त हुए। कौन प्राप्त हुए? हेलोजन, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आपके पास में आयोडीन। और ग्राफ का जो अवरोही भाग है यानी डिसेंडिंग भाग है, ग्राफ के अवरोही भाग पर, इस ग्राफ के अवरोही भाग पर कौन प्राप्त हुई? क्षारीय मृदा धातु। ये देखो आपके पास में जैसे कैल्शियम है, यहाँ पे मैग्नीशियम है, यहाँ पे आपके पास में जैसे स्ट्रांशियम है। ये ग्राफ का कौन सा भाग कहलाएगा? आपके पास में अवरोही भाग कहलाएगा। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि क्षारीय मृदा धातु यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम, इनकी बात। तो तीन चीजें याद रखनी है। सिंपल सी लोथरमेर ने क्या किया? परमाणु भार और परमाणु आयतन के बीच में ग्राफ खींचा और ग्राफ खींच के उसने देखा कि जिन तत्वों के गुण समान थे वो ग्राफ की एक ही स्थिति पे प्राप्त हुए। तो आपको याद रखना ग्राफ के शीर्ष पे कौन सी धातुएं प्राप्त हुई, ग्राफ के आरोही भाग पे कौन प्राप्त हुई और ग्राफ के अवरोही भाग पे कौन प्राप्त हुई। ये आराम से, ये लोथरमेर का। अब अपन बात करते हैं, अपना चैप्टर स्टार्ट होता है यहां से। देखो जेड का जो सिलेबस है ये तो शुरू का इंट्रोडक्शन है, जो पीरियोडिक टेबल के जो तत्वों के वर्गीकरण को समझाते हैं। यहां से न के बराबर क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा सा इस पार्ट को बस एक बार देख लेना। अपन को मेन मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल से अपन को पढ़ना है। देखो मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल कब दी थी? 1869 में दी थी। जिस समय मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल दी उस समय 61 तत्वों की खोज हो चुकी थी। कितने तत्वों की? 61 तत्वों की खोज हो चुकी थी। मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल 1869 में दी। मेंडलीव ने जो तत्वों का जो वर्गीकरण किया उसका आधार उसने परमाणु भार बनाया। क्या बनाया? परमाणु भार। तो मेंडलीव ने कहा कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं ये परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। तो आवर्ती फलन का यहाँ पे अर्थ क्या है कि भाई एक निश्चित परमाणु भार के बाद में तत्वों के गुणों में क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है। तो सिंपल सी मेंडलीव की आवर्त सारणी का आधार क्या आपके पास में? परमाणु भार है। मेंडलीव ने बताया कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण किसके? परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में अपन बात करेंगे तो इसने 7 तो 36 पंक्तियां बनाई जिनको हॉरिजॉन्टल लाइंस बोलते हैं। उनको तो उसने क्या कहा? आवर्त। और उसने 9 आपके पास में ऊर्ध्वाधर लाइनें बनाई जिनको अपन क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में 7 तो आवर्त होते हैं और 9 क्या होते हैं? वर्ग होते हैं। ये वर्ग कहां से? 1 से लेके 8 तक वर्ग अलग होता है। बाद में अक्रिय गैसों की, पहले शुरू में मेंडलीव ने केवल 8 वर्ग ही बनाए थे। कितने वर्ग बनाए थे? केवल 8 वर्ग। लेकिन बाद में अक्रिय गैसों की खोज हो गई, तो अक्रिय गैसों की खोज होने के कारण अक्रिय गैसों को एक शून्य वर्ग बना के और जोड़ दिया। तो अक्रिय गैसों को कौन से वर्ग में रखा गया है? शून्य वर्ग में। अक्रिय गैसों की खोज का श्रेय जाता है रामसे को, रमसे भी बोलते हैं इसको। और रामसे ने 2 गैसों की खोज की, क्रिप्टॉन और किसकी? आर्गन की। लेकिन सबसे पहली खोजी की गैस कौन सी थी आपके पास में? क्रिप्टॉन थी। कौन सी थी? क्रिप्टॉन थी। मेंडलीव ने खुद ने 2 गैसों की खोज की, हीलियम और किसकी? नियोन की। आपको मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल बताते हैं। देखो आप यहाँ पे देखो मेंडलीव की ये पीरियोडिक टेबल आपके पास में। तो मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर ये देखो टोटल शुरू में पहले 1 से लेके और केवल कितने वर्ग बनाए थे? आपके पास में 8 वर्ग बनाए थे। जबकि यहाँ पे अपन आवर्तों की बात करते हैं, ये पहला आवर्त है, ये दूसरा आवर्त है, ये तीसरा आवर्त है, चौथा, पांचवा, छठा और ये आपके पास में 7वां। तो टोटल आवर्त कितने बनाए? 7। वर्ग भी कितने बनाए? 8। बाद में अक्रिय गैसों की खोज होने के कारण अक्रिय गैसों को कौन से वर्ग में रख दिया? उसने शून्य वर्ग में। मेंडलीव ने एक काम और किया, उसने प्रत्येक वर्ग के 2 उपवर्ग बनाए। किस किस को छोड़कर? एक तो 8वें वर्ग का कोई उपवर्ग नहीं बनाया, कोई नाम नहीं दिया। और एक यहाँ पे अपन बात करते हैं ये शून्य कैसे, जैसे ये पहला आपके पास में यहाँ पे अपन बात करते हैं, ये पहला वर्ग है तो पहले वर्ग के इसने 2 उपवर्ग बना दिए। यानी इसको अगर अपन ये जैसे फर्स्ट वर्ग है, इस फर्स्ट वर्ग के 2 उपवर्ग बना दिए। 2 उपवर्गों में नाम बोल दिया, एक तो फर्स्ट ए और एक फर्स्ट बी। तो इसमें तो इसने रखा आपके पास में लिथियम को, सोडियम को, पोटेशियम को, और यहाँ पे उसने रखा कि इसको कॉपर, एजी और एयू को। इसी प्रकार दूसरे वर्ग के भी 2 उपवर्ग बनाए, तीसरे के, चौथे के, सबके क्या बनाए? उपवर्ग बनाए। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल से। देखो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज है, वो आपको थोड़ा सा देखना है। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज की अपन बात करते हैं। तो देखो मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषताएं क्या है। सबसे पहले तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या तत्वों की संयोजकता को रिप्रेजेंट करते हैं।
यानी इसका मतलब पहले वर्ग के तत्वों की संयोजकता 1 है, यानी उनके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। दूसरे वर्ग के जो तत्व है उनके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, यानी उनकी संयोजकता कितनी होगी? 2 होगी। तीसरे वर्ग के तत्वों की संयोजकता कितनी होगी? 3 होगी। तो एक तो ये बात, सत्य और असत्य कथनों से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। निम्न मेंडलीव की आवर्त सारणी में के लिए कौन सा कथन सत्य या कौन सा कथन असत्य है? इस टाइप की क्वेश्चन के लिए आपको ये थोड़ी सी लैंग्वेज याद रखनी पड़ेगी कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या तत्वों की संयोजकता को निर्धारित करती है। जब संयोजकता निर्धारित हो गई तो मेंडलीव ने कुछ तत्वों का परमाणु भार का भी क्या किया? सही आकलन किया। जैसे बेरिलियम की बात करते हैं तो बेरिलियम का पहले परमाणु भार कितना माना जाता था? 13 माना जाता था। कितना माना जाता था? 13। किसका? बेरिलियम का। लेकिन उसने कहा कि बेरिलियम का जब तुल्यांकी भार 4.5 और बेरिलियम कौन से वर्ग से है? दूसरे वर्ग से, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? 2 होगी। तो उसने कहा कि बेरिलियम का जो परमाणु भार 13 न होकर केवल बेरिलियम का परमाणु भार कितना होता है? 9 होता है। कितना होता है? 9। तो दूसरी इंपोर्टेंस ये थी कि मेंडलीव ने क्या किया कि संयोजकता के आधार पर तत्वों के परमाणु भारों का क्या किया? सही आकलन किया। इसके बाद में अपन तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। मेंडलीव की सबसे ज्यादा इंपोर्टेंस ही, मेंडलीव ने क्या किया? कुछ तत्वों की भविष्यवाणी की और भविष्यवाणी करके और उनकी जगह क्या कर दिया? रिक्त स्थान छोड़ दिया। जिससे क्या हुआ? एक तो मूल आवर्त सारणी का स्वरूप नहीं बिगड़ा, यानी उनकी जगह रिक्त स्थान छोड़ दिया और उनकी क्या कर दी? भविष्यवाणी कर दी। तो देखो उसने भविष्यवाणी कौन कौन से तत्व की थी? एक तो एका बोरोन। भविष्यवाणी तो उसने की थी, तत्व का नाम तो उसने किया था एका बोरोन, लेकिन उसकी जगह खोजा गया कौन सा तत्व है? स्केडियम। कौन सा खोजा गया? स्केडियम। उसने एक भविष्यवाणी की किसकी? एका एल्यूमिनियम की। तो इसकी जगह कौन सा तत्व खोजा गया? आपके पास में गैलियम खोजा गया। और एक भविष्यवाणी की थी एका सिलिकॉन की, इसकी जगह कौन सा तत्व खोजा गया? आपके पास में जर्मेनियम। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट आपके पास में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा जेट में, एका बोरोन की जगह कौन सा तत्व खोजा गया? एका एल्यूमिनियम की जगह कौन सा तत्व खोजा गया? और एका सिलिकॉन की जगह कौन सा तत्व खोजा गया? तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है। इसके बाद में अपन बात करते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी की कमियां, डिसएडवांटेज। देखो डिसएडवांटेज में सबसे पहली बात तो हाइड्रोजन की स्थिति। हाइड्रोजन की स्थिति तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी अभी भी क्या है? स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है कि इसको पहले वर्ग में रखना चाहिए या इसको हेलोजनों के आधार पर अपन कौन से वर्ग में रखे? 17वें वर्ग में रखे। तो एक तो हाइड्रोजन की स्थिति स्पष्ट नहीं की इसने। दूसरा, मेंडलीव ने समस्थानिकों को एक ही जगह रखा, जबकि आपको पता है कि जैसे समस्थानिक होते हैं उनके परमाणु भार अलग अलग होते हैं। जैसे कार्बन के 3 समस्थानिक आपको पता है, ये कार्बन के 3 समस्थानिक है तो इनका परमाणु भार अलग अलग है। इस कार्बन का परमाणु भार आपके पास में 12 है, इसका आपके पास में 13 है, इसका कितना आपके पास में 14। तो समस्थानिकों के जब परमाणु भार अलग अलग है तो समस्थानिकों को क्या करना चाहिए था? अलग अलग जगह रखना चाहिए था। लेकिन उसने क्या किया? समस्थानिकों को एक ही जगह रखा, अलग अलग स्थान नहीं दिया। दूसरी बात, मेंडलीव ने समभारिकों को अलग अलग रखा। समभारिकों को अलग अलग कैसे रखा? जैसे ये कार्बन के 3 समस्थानिक है तो एक आपके पास में C614 लिखा है मैंने, एक आपके पास में N714। तो कार्बन के इस समस्थानिक और नाइट्रोजन के इस समस्थानिक दोनों का परमाणु भार बराबर है, तो इसने तो परमाणु भार के आधार पे रखा था। तो समभारिकों को क्या करना चाहिए था? एक ही जगह रखना चाहिए था। एक ही जगह रखना चाहिए था, लेकिन उसने क्या किया? अलग अलग स्थान दिया। तो एक ये हो गया आपके पास में। इसके अलावा मेंडलीव ने जो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड श्रेणी है उसको भी आवर्त सारणी से अलग स्थान दिया। और इसके अलावा मेंडलीव ने असमान गुणों वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखा। जो 8वां वर्ग है ना, जिसमें अपन आयरन, कोबाल्ट और निकल, ये जो 3 अपन तत्वों को रख रहे हैं, तो इनके गुण समान नहीं थे, फिर भी इनको क्या किया? एक ही वर्ग में रखा। तो ये मेंडलीव के आवर्त सारणी की क्या है? कमियां हैं। अब अपन बात करते हैं किसकी? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के। वो सॉरी, इसके अलावा थोड़ी सी और रह गई इसकी कमियां। ये देखो, मेंडलीव ने कुछ तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित नहीं किया, जबकि उसने अपना जो आधार बनाया था वो परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखने का बनाया था। देखो कैसे, जैसे आर्गन का परमाणु भार होता है आपके पास में 39.9, और जबकि पोटेशियम का होता है आपके पास में 39.1। तो बताओ पहले किसको रखना चाहिए था? जिसका परमाणु भार कम है, यानी पहले पोटेशियम को रखना चाहिए था और बाद में किसको रखना चाहिए था? आर्गन को। लेकिन उसने पहले आर्गन को रखा और बाद में किसको रखा? पोटेशियम को रखा। तो मेंडलीव ने कुछ तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में ही नहीं लिखा। तो एक तो आर्गन और पोटेशियम हो गया। उसी प्रकार अपन इसकी बात करते हैं। देखो कोबाल्ट का आपके पास में परमाणु भार होता है आपके पास में 58.8 और इसका होता है आपके पास में 58.3। तो बताओ पहले किसको रखना चाहिए था? निकल को रखना चाहिए था और बाद में किसको रखना चाहिए था? कोबाल्ट को। लेकिन पहले कोबाल्ट को रखा और बाद में निकल को। इसी प्रकार टेल्यूरियम की बात करते हैं तो टेल्यूरियम का 127 पॉइंट कितना होता है? 7 होता है, और इसका कितना होता है? 127 ही होता है आयोडीन का। तो अगर अपन बात करें तो बताओ परमाणु भार पहले कम किसका है? आयोडीन का। तो पहले आयोडीन को रखना चाहिए था और बाद में टेल्यूरियम को। तो ये जो 3 ये समूह है इनको याद रखना, आर्गन, पोटेशियम, कोबाल्ट, निकल और टेल्यूरियम और आयोडीन।
इन तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित नहीं किया, यानी ज्यादा परमाणु भार वाले को पहले रखा और कम परमाणु भार वाले को बाद में रखा। इसके बाद में अपन बात करते हैं आधुनिक आवर्त सारणी की। किसने दी? हेनरी मोजले ने। कब दी? 1913 में। हेनरी मोजले ने क्या किया? अक्स किरण विवर्तन प्रयोग के द्वारा यह बताया कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों है ये परमाणु भार के आवर्ती फलन न होकर किसके आवर्ती फलन होते? परमाणु क्रमांक के। तो देखो हेनरी मोजले ने तो कौन से, यानी तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु भार के आवर्ती फलन न होकर परमाणु क्रमांक के क्या होते हैं? आवर्ती फलन होते हैं। और हेनरी मोजले ने अपने मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल थी, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपने सबने देखा होगा, 11th 12th क्लास में पढ़ के आए होंगे। आपको देखो एक तो याद क्या करना है, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग है आपके पास में? 18। और आवर्तों की संख्या कितनी आपके पास में? 7 है। ये वाला जो है, एक तो इनके आउटर सेल का सबको इलेक्ट्रॉन विन्यास याद रखना है, इसका NS1 होता है। इनके आउटर सेल का कितना होता है? NS2 होता है। डी ब्लॉक की अपन बात करेंगे, ये पी ब्लॉक कहलाता है। ये कौन सा ब्लॉक है आपके पास में? पी ब्लॉक है। ये आपके पास में, ये आपके पास में डी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है। और ये नीचे वाले जो लेंथेनाइड और एक्टिनोइड श्रेणी की बात करते हैं, ये आपके पास में क्या है? ए ब्लॉक है। और ये आपके पास में एस ब्लॉक है। कौन सा ब्लॉक है? एस ब्लॉक। एक तो आउटर सेल का, जैसे पी ब्लॉक के लिए याद रखना आपके पास में बोरोन फैमिली के जो आउटर सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो NS2Np1 होता है। कार्बन फैमिली के लिए कितना होता है? NS2Np2 होता है। नाइट्रोजन फैमिली के लिए आपके पास में NS2Np3 होता है। ऑक्सीजन फैमिली के लिए आपके पास में NS2Np4 होता है। और फ्लोरीन फैमिली के लिए आपके पास में NS2Np5 होता है। और जबकि अक्रिय गैसों के लिए अपन बात करते हैं आउटर सेल की, आपके पास में NS2Np6 होता है। कितना होता है? 6। एक तो आउटर सेल का इनका याद रखना। अब देखो पीरियोडिक टेबल में आपको मॉडर्न में और क्या क्या चीजें देखनी है। नॉर्मल जो, एक तो देखो जो आधुनिक आवर्त सारणी में इसने वर्गों की संख्या 1 से लेकर कहां तक है? 18। अक्रिय गैसों को कौन से वर्ग में रखा गया? आपके पास में 18वें वर्ग में। जबकि मेंडलीव की आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों को कौन से वर्ग में रखा गया? 0 वर्ग में रखा गया। इसके अलावा आवर्त सारणी का ये दाहिना भाग कहलाता है। इस दाहिने भाग में ये तो कहलाती है, इधर जो धातु होती है वो तो कहलाते हैं आपके पास में अधातु, इधर वाले तत्व। और जो बायां भाग है इधर कौन है आपके पास में? धातु है। धातु और अधातु के बीच में कुछ तत्व है जो उपधातु होते हैं, जो धातु और अधातु दोनों की तरह व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तो उपधातु आपको याद रखनी है। देखो उपधातु कौन कौन है? बोरोन उपधातु आपके पास में सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, टेलुरियम हो गया, और आपके पास में पोलोनियम हो गया। ये उपधातु होती है धातु और अधातु के बीच में। तो क्वेश्चन एक ये पूछ सकता है, निम्न में से कौन सा उपधातु है, कौन सा तत्व है? तो ये आपको याद करना। अब अपन बात करते हैं, देखो नेक्स्ट छोटी छोटी चीजें इनके बारे में। देखो आधुनिक आवर्त सारणी में कुल वर्गों की संख्या 18। आवर्त सारणी के दाहिने भाग में अधात्व, बाएं भाग में धातु होती है। ये उपधातु लिखी है यहाँ पे। आवर्त सारणी में 5 तत्व कमरे के ताप पर कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं? द्रव अवस्था में। ये जेट में क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से। ये एग्जाम्पल ब्रोमीन का देखिए, ये किसमें क्वेश्चन आया हुआ है? जेट में। तो सीजियम और फ्रांसियम, ब्रोमीन और गैलियम और मरकरी, ये 5 तत्व ऐसे हैं जो कमरे के ताप पर कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं? द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं जैसे क्वेश्चन पूछ लिया, निम्न में से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है कमरे के ताप पर? तो बताओ यहाँ पे कौन सी पाई जाएगी? ये सिलिकॉन दे रखा, ऑप्शन मरकरी दे रखा, ब्रोमीन दे रखा और सभी दे रखा है। तो यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? दूसरा और तीसरा। मरकरी और ब्रोमीन दोनों कमरे के ताप पर कौन सी अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। एक आपको याद रखने, आवर्त सारणी में कुल 11 तत्व हैं जो कमरे के ताप पर कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं? गैसीय अवस्था में पाई जाती है। जो हीलियम से लेकर रेडोन तक, ये तो सारी अक्रिय गैसें हो गई। ये कमरे के ताप पर कौन सी अवस्था में पाई जाती है? गैसीय अवस्था में। इसके अलावा अपने बात करते हैं हाइड्रोजन की, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, फ्लोरीन की, क्लोरीन की, ये भी कौन सी अवस्था में पाई जाती है? गैसीय अवस्था में। एक पीरियोडिक टेबल में आपको याद रखना, सबसे बड़ा आवर्त कौन सा होता है? छठा आवर्त होता है। देखो सबसे बड़े आवर्त की बात करें अगर मैं, देखो सबसे बड़ा जो आवर्त होता है वो छठा आवर्त होता है। छठा आवर्त कैसे होता है कि यहाँ पे अगर अपन छठे आवर्त की बात करें तो इसमें 18 तत्व तो वर्ग के हो गए, 14 तत्व कौन सी श्रेणी के रखे जाते हैं? लेंथेनोइड श्रेणी के। तो टोटल तत्व कितने हो जाते हैं? 32। इसी प्रकार सबसे बड़ा वर्ग होता है वो कौन सा होता है? तीसरा वर्ग होता है। इसको थर्ड बी बोल दे मेंडलीव के अनुसार। इसमें टोटल वर्ग के खुद के 4 तत्व हो गए, 14 तत्व लेंथेनोइड के हो गए, 14 तत्व किसके हो गए? एक्टिनोइड के हो गए। तो इसमें भी टोटल कितने तत्व होते हैं? 32 होते हैं। तो एक सबसे बड़ा आवर्त और सबसे बड़ा वर्ग। इसके बाद में अपन बात करते हैं, देखो आप, देखो ये आवर्तों की संख्या आपके पास में, आवर्त कितने आपके पास में? 7।
अगर इनमें तत्वों की संख्या बात करें तो पहले आवर्त में केवल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, वो तत्वों की संख्या कितनी होती है, सॉरी 2, दूसरे आवर्त में कितनी होती है 8, तीसरे में कितनी होती है 8, चौथे में 18, पांचवें में 18 और छठे में आपके पास में 32 और अब तो सातवें के अंदर भी आपके पास में टोटल कितने हैं 32 है। तो ये देखो 2, 8, 8, 18 इनके आधार पर अपन परमाणु क्रमांक भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इनको मैजिक नंबर बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं मैजिक नंबर भी बोलते हैं, इनको मैजिक नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको मैजिक नंबर। इनका आउटर ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा बाइतम कोष का, जैसे 1s2 होगा इनका 2s2 2p1 होगा, ये देख लेना कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब अपन बात करते हैं ब्लॉक के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण। सबसे पहले आपके पास में एस ब्लॉक के जो तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो कितना होता है ns1 से लेके कहां तक भाई, एस कक्षा के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2, या तो 1 होगा या 2 होगा। 2 के अंदर अपन शामिल करते हैं एस ब्लॉक के तत्वों को, ये पहला वर्ग है और ये आपके पास में कौन सा वर्ग है दूसरा। हाइड्रोजन की स्थिति तो अब भी अपवाद है, इसमें क्षारीय धातु आती है और दूसरे वर्ग के अंदर कौन सी आती है क्षारीय मृदा धातु आती है। इनके आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन विन्यास ns1 और इनके आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है आपके पास में ns2। एक देखो जेट में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि आवर्तों की संख्या को कौन सी क्वांटम संख्या रिप्रेजेंट करती है, मुख्य क्वांटम संख्या। तो यहाँ पे एन, जैसे ये अगर आपके पास में कौन से आवर्त का है दूसरे आवर्त का है, तो यहाँ पे आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखना चाहूंगा तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में 2 हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 2s1 हो जाएगा। अगर इसके आउटर सेल का लिखना चाहूंगा तो कितना हो जाएगा 3s1 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 4s1। क्योंकि ये चौथे आवर्त का है तो यहाँ पे एन की वैल्यू है ना, ये मुख्य क्वांटम संख्या है। मुख्य क्वांटम संख्या किसको बताती है, आवर्त की संख्या को बताती है। मुख्य क्वांटम संख्या किसको बताती है, आवर्त की संख्या को। तो ये जेट में क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछा हुआ 2018 में, आवर्तों की संख्या को कौन सी क्वांटम संख्या रिप्रेजेंट करती है, कौन सी करती है, मुख्य क्वांटम संख्या। इसके बाद में देखो अपन बात करते हैं एस ब्लॉक के तत्वों को सामान्य तत्व भी कहते हैं, ये भी बात याद रखनी है आपको। इसके बाद में अपन बात करते हैं, जैसे मेरे को अगर स्ट्रांशियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो अपन क्या करते हैं, शॉर्ट में किसी का भी अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो उससे पहले वाले आवर्त की अपन क्या रख देते हैं, अक्रिय गैस। जैसे यहां पे अपन बात करते हैं स्ट्रांशियम, आपको पता है कि कौन से आवर्त का है, 5वें आवर्त का है। तो चौथे आवर्त की मैंने अक्रिय गैस कौन सी रखी है आपके पास में, क्रिप्टॉन रखी। क्या रखी, क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन का आपको पता है परमाणु क्रमांक कितना होता है 36 होता है। और ये 5वें तो आपको दूसरे वर्ग का है, इनके आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है ns2। तो n की वैल्यू कितनी होगी, कौन से आवर्त का है ये 5वें का, तो कितना हो जाएगा 5s2 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर पोटेशियम का लिखूं तो पोटेशियम आपको पता चौथे आवर्त का है, तो इससे पहले आपके पास में कौन से आवर्त की, तीसरे आवर्त की मैंने अक्रिय गैस क्या रखी, आर्गन। और आउटर सेल का इसका पता आपके पास में क्या होता है ns1 होता है। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, चौथे आवर्त का, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में 4 हो जाएगी। इसके अलावा देखो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट का भी मैंने एक क्रम दे रखा आपके पास में। तो अपन बोलते हैं कि धातु का आकार जितना बड़ा होता है अपन बोलते हैं गलनांक बिंदु उतना ही क्या होगा, कम होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट आपको याद रखना सबसे ज्यादा लिथियम का होता है, सबसे कम किसका होता है, सीजियम का होता है। ये भी जेट में क्वेश्चन आया हुआ है, ये जेट 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्न में से कौन सी धातु का गलनांक बिंदु सबसे कम है। दूसरे वर्ग के अंदर थोड़ा सा अपवाद है, इसमें आपको याद रखना कि मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, सबसे कम होता है। इसमें भी वैसे अप टू डाउन जाते हैं, एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आपके पास में आकार क्या होगा, आकार तो आपके पास में बढ़ता है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम किसका हो जाता है आपके पास में, मैग्नीशियम का हो जाता है। किसका हो जाता है, मैग्नीशियम का। ये दोनों। इसके बाद में अपन बात करते हैं पी ब्लॉक की। देखो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आपको पता है, ये ns2 ही होगा, सॉरी यहाँ पे ns2 और np में कहाँ से लेके, 1 से लेके अपन कितने बढ़ते हैं आपके पास में 6 तक, क्योंकि आपको पता है पी उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, 3 कक्षक होते हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं अपन, 6 इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं। अब देखो पी ब्लॉक के लिए अगर अपन बात करते हैं तो पी ब्लॉक में देखो कहाँ से कहाँ स्थित है, ये देखो बोरोन फैमिली है, ये आपके पास में कार्बन, ये नाइट्रोजन, ये आपके पास में ऑक्सीजन और ये फ्लोरीन, और यहाँ पे अपन अक्रिय गैसों की बात करते हैं, ये हीलियम और ये आपके पास में नियोन। देखो बोरोन के नीचे आपके पास में एल्यूमिनियम है, ये आपके पास में गैलियम है, इंडियम है और ये आपके पास में थेलियम है। यहाँ पे कार्बन के नीचे आपके पास में सिलिकॉन आता है। इनको याद करने का तरीका भी होता है, जैसे बी अलगा इन ताल या हो गया, या बैंगन आलू गोभी इन थेला हो गया आपके पास में। यहाँ पे जैसे काशी गए संत प्रभु, यानी आपके पास में कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन और लेड। यहाँ पे जैसे नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया आपके पास में। इसके बाद में एंटीमनी, और एंटीमनी के बाद में बिस्मित हो गया। इसकी ट्रिक होती है, जैसे नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब भिखारी। ये आपके पास में ऑक्सीजन के नीचे सल्फर होता है, सल्फर के नीचे सिलीनियम होता है, फिर आपके पास में टेल्यूरियम, और टेल्यूरियम के बाद में आपके पास में पोलोनियम आता है। यानी ओल्ड स्टाइल से टीपो ऐसे बना देते हैं।
और फ्लोरीन के नीचे आपके पास में क्लोरीन, क्लोरीन के नीचे आपके पास में ब्रोमीन होगी, ब्रोमीन के बाद में आपके पास में आयोडीन आएगी, आयोडीन के बाद में एस्टेटाइन 80 होगा। यहाँ पे हीलियम, नियोन, नियोन के बाद में आपके पास में आर्गन, आर्गन के बाद में क्रिप्टोन, क्रिप्टोन के बाद में आपके पास में जिनोन होगा, और सबसे नीचे यहाँ पे कौन होगा आपके पास में रेडोन होगा। देखो एक तो याद क्या करना है, एक तो कहाँ से कहाँ तक, ये कौन सा वर्ग है 13वां, 13वें वर्ग से लेके कहाँ तक रखा गया है इनको 18वें वर्ग तक। ये 13वां वर्ग है, ये 14वां वर्ग है, ये 15वां वर्ग, ये 16वां वर्ग, ये 17वां वर्ग। एक तो इनके आउटर सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए। अगर आउटर सेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें अपन, तो ये देखो आपको ये आपके पास में हीलियम है यहाँ पे। देखो आउटर सेल की बात करें तो इसके आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है आपके पास में NS2NP1। कार्बन फैमिली का होता है आपके पास में NS2NP2। नाइट्रोजन फैमिली का होता है आपके पास में NS2NP3। ऑक्सीजन फैमिली का होता है आपके पास में NS2NP4। और फ्लोरीन फैमिली का होता है आपके पास में NS2NP5। और अपन हीलियम को छोड़कर बाकी सभी अक्रिय गैसों का आपके पास में क्या होता है NS2NP6। यानी इनका अष्टक क्या होता है, पूर्ण होता है। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो यहाँ पे आपको एक आउटर सेल का बाह्यतम कोश में बोरोन फैमिली में 3 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन फैमिली में 4 है, नाइट्रोजन फैमिली की अगर बात करें तो आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 तो पी में और 2 किस में है, एस में। तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। ऑक्सीजन फैमिली में पी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है, और एस में आपके पास में तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6। हेलोजन फैमिली में कितने हैं आपके पास में, 7 है। तो देखो एक तो ये बोलते हैं कि बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसको निर्धारित करती है, संयोजकता को निर्धारित करती है। किसको निर्धारित करती है, संयोजकता को। अब ये संयोजकता आपके पास में जैसे बाह्यतम कोश में उपस्थित जितने इलेक्ट्रॉन है, ये संयोजकता अपने मूल अवस्था में प्रदर्शित करते हैं या कोई उत्तेजन अवस्था में करते हैं अपनी संयोजकता। इसको समझने के लिए आप यूं देखो, अगर अपन सबसे पहले जैसे बात करते हैं, एक ही बात और याद रखनी है आपको, सबसे पहले तीसरे आवर्त की बात करते हैं। तीसरे आवर्त में सोडियम से लेकर क्लोरीन तक के तत्वों को अपन प्रतिनिधि तत्व कहते हैं। कौन से तत्व बोलते हैं, प्रतिनिधि तत्व। नाइट्रोजन परिवार के तत्वों को निकोजन कहते हैं, ऑक्सीजन परिवार के तत्वों को चेलकोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, चेलकोजन। क्योंकि ये क्या होता है आपके पास में, अगर अपन बात हैं, ये अयस्क बनाने वाले होते हैं इसलिए बोलते हैं। और फ्लोरीन परिवार के तत्वों को अपन हेलोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेलोजन बोलते हैं। लवण बनाने वाले होते हैं ये। अब देखो आपके डी ब्लॉक, अगर डी ब्लॉक की बात करें तो डी ब्लॉक में कुल तत्व कितने आपके पास में, 40 है। कहां से कहां तक रखा गया, तीसरे से लेके कौन से वर्ग तक है, 12वें वर्ग तक रखा गया। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो अपन इनकी ये बोलते हैं कि बाह्यतम कोश में पहले एस में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद में कौन से कोश में, उपांत्य कोश में अपन डी के अंदर इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 1 से लेके कहां तक है, 10 तक। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यूं भी लिखा हुआ मिल सकता है आपके पास में। भाई बाह्यतम कोश में तो एस में पहले इलेक्ट्रॉन भरते हैं, उसके बाद में अंदर वाले कोश के ड्यूब कोश में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। लेकिन अंदर वाले ड्यूब कोश में इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो उसके एस और पी के अंदर तो कंप्लीट रूप से भरे हुए होते हैं। तो अपन यूं भी लिख सकते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1। और आपके पास में एस तो देखो कंप्लीट भरा हुआ, पी भी आपके पास में कंप्लीट भरा हुआ, लेकिन डी के अंदर केवल अपन क्या करते हैं, 1 से लेके कहां तक इलेक्ट्रॉन, डी में आप 1 से लेके कहां तक, 10 तक। और ये आपके पास में एन एस में 1 से लेके 2 तक। तो ये आपके पास में संक्रमण तत्वों का क्या हो गया, सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास। आगे डी ब्लॉक अपन सेपरेट पढ़ेंगे पूरा चैप्टर। तो डी ब्लॉक के तत्वों को आपको पता संक्रमण तत्व कहते हैं। संक्रमण तत्व उनको बोलते हैं जिनकी या तो मूल अवस्था में या आयनिक अवस्था में डी कक्षक क्या हो, पूर्ण रूप से भरे हुए नहीं हो, यानी आंशिक रूप से भरे हुए, तो क्या कहलाते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं जिंक, कैडमियम और यूयूबी। ये आपके पास में कितने नंबर का तत्व हो गया, 112 नंबर का तत्व हो गया। तो इसके लिए अपन बात करते हैं ये असंक्रमण तत्व कहलाते हैं, क्योंकि इनकी मूल अवस्था में या अपन बोलते हैं इनकी आयनिक अवस्था या यौगिक अवस्था में डी कक्षक पूर्ण रूप से भरे होते हैं। तो ये असंक्रमण तत्व कहलाते हैं। तो कुल तत्व 40 है डी ब्लॉक में, तो संक्रमण तत्वों की संख्या कितनी हुई आपके पास में, 36। क्योंकि 4 तत्व है, जिंक, कैडमियम, मरकरी और यूयूबी। ये आपके पास में कौन से तत्व है, असंक्रमण तत्व है। एक बात सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, देखो संक्रमण तत्व के बाह्यतम 2 कोश अपूर्ण होते हैं। यानी बाह्यतम 2 कोश क्या होते हैं, अपूर्ण होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें, जैसे मैं यहाँ पे टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूं, परमाणु क्रमांक आपको पता कितना होता है, 22। अगर मैं इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 और ये 3p6। इसके बाद में ये देखो 3d। 3d में इलेक्ट्रॉन न भर के सबसे पहले अपन किस में भरते हैं, 4s में कितने इलेक्ट्रॉन भर देते हैं, 2। आपको n+l का नियम पता है, यहाँ पे n+l का मान कितना होगा, n का मान 3 और l का मान d के लिए कितना है, 2 है। तो n+l का मान कितना हो गया, 5, और इसके लिए n का मान 4 है।
और एल की वैल्यू, द्विगुणित क्वांटम संख्या की वैल्यू कितनी है 0, तो इसके लिए कितना होगा 4। तो n प्लस एल का मान ज्यादा किसका हुआ 3d के लिए, तो इसकी ऊर्जा क्या है ज्यादा है। तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरते हैं जिसके लिए ऊर्जा का मान क्या होता है कम होता है। तो अब आपके पास में यहां मैंने इलेक्ट्रॉन भर दिया, आपके पास में टाइटेनियम में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, तो अब 20 इलेक्ट्रॉन हो गए यहां तक। तो अब आने वाला इलेक्ट्रॉन किस में आएगा डी में, और डी में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 2। तो देखो अगर बाइतम 2 कोस, तो बाइतम कोस देखो मुख्य क्वांटम संख्या का मान 3 है, तो ये तो कौन सा कोस हो गया आपके पास में एम कोस। और यहाँ पे मुख्य क्वांटम संख्या का मान 4 है, तो ये कौन सा कोस हो गया एन कोस। एन कोस में कुल कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 32, तो अपूर्ण है। अभी एन कोस में केवल कितने इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं 2 ही। एम कोस की अगर अपन बात करें, ये आपके पास में एम कोस है, एम कोस में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाते हैं आपके पास में 18 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने भरे गए हैं आपके पास में 6 2 8, और ये आपके पास में 2 10। तो इसका मतलब बाह्यतम 2 कोस क्या होते हैं अपूर्ण होते हैं। यहाँ पे एम कोस भी अपूर्ण है और आपके पास में एन कोस भी क्या है अपूर्ण है। तो ये बात याद रखनी है, संक्रमण तत्व के बाह्यतम 2 कोस क्या होते हैं आपके पास में अपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एब ब्लॉक। एब ब्लॉक के तत्वों को अपन आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। इसका मतलब एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों को अपन सामान्य तत्व बोलते हैं, क्योंकि उनका मैंने कोई नाम नहीं दिया है। जबकि डी ब्लॉक के तत्वों को अपन क्या बोल रहे हैं संक्रमण तत्व, और एब ब्लॉक के तत्वों को अपन क्या बोल रहे हैं आंतरिक संक्रमण तत्व। तो एब ब्लॉक के तत्वों को अपन क्या बोलते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद रखना आपके पास में, तो n माइनस का 2 f 1 से लेके 14 तक, यानी उपांत्य कोष से भी और अंदर वाले कोष के अंदर अपन इलेक्ट्रॉन भरते पहले f के अंदर, ये n माइनस का 1 होगा। कितना होगा n माइनस का 1। d के अंदर कितना आएगा आपके पास में 0 से 1, और ये आपके पास में ns2 होगा। यहाँ पे कितना होगा ns2, सही कर लेना थोड़ा सा। तो ये आपके पास में सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया कौन से ब्लॉक के तत्वों का एब ब्लॉक के तत्वों का। तो मैं दोबारा यहाँ पे सही लिख देता हूँ, आप देख लेना n माइनस का 2 एफ से, एफ में तो कहाँ से 1 से लेके 14 तक, n माइनस का 1 में डी में 0, और आपके पास में 1 0 से लेके 1 तक, और ये आपके पास में ns2। ये आंतरिक संक्रमण तत्वों का कौन सा इलेक्ट्रॉन विन्यास है सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास है। 2 श्रेणी में विभाजित किया जाता है, एक लेंथेनोइड श्रेणी जिसको तो 4f श्रेणी बोलते हैं। लेंथेनोइड श्रेणी के तत्वों को दुर्लभ मर्दा धातु भी कहते हैं। क्या बोलते हैं दुर्लभ मर्दा धातु। और कहां से कहां तक है ये सीरियम से लेके, सीरियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 58, यहां से लेकर आपके पास में ल्यूटेशियम तक इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है आपके पास में 71। तो सीरियम से लेकर कहां तक है ल्यूटेशियम तक कितने तत्व हो गए टोटल आपके पास में 14 तत्व लेंथेनोइड श्रेणी के। तो इसकी स्थिति क्या होती है लेंथेनोइड श्रेणी की, अगर स्थिति की बात करें तो स्थिति तो याद रखना आवर्त तो कौन सा होता है आपके पास में छठे आवर्त में स्थित है। कौन से आवर्त में छठे आवर्त में। और वर्ग की बात करें तो वर्ग कौन सा होता है आपके पास में तीसरे वर्ग में। ये भी क्वेश्चन लेंथेनोइड श्रेणी कहाँ स्थित है आवर्त तो छठे में और वर्ग कौन से में तीसरे में। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बात करें तो 4f में आपके पास में कहां से कहां तक 1 से लेके 14 तक, 5d के अंदर 0 से 1 और 6s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। पहले 6s में भरते हैं फिर 5d में भरते हैं और उसके बाद में किस में भरते हैं 4f में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। दूसरी एक्टिनोइड श्रेणी बोलते हैं इसको, 5f श्रेणी भी बोलते हैं। ये कहां से कहां तक है थोरियम से लेके आपके पास में लोरेंशियम होता है जिसका परमाणु क्रमांक कितना आपके पास में 103। टोटल तत्व कितने होते हैं 14। इनके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा 5f में 1 से लेके 14 तक, फिर आपके पास में 6d में कितना 0 से लेके 1 तक और 7s2। ये आपके पास में एक्टिनोइड श्रेणी का क्या हो जाएगा सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखो ये सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखा हुआ है यहाँ पे 14 में 1 से लेके 14 तक कर लेना। अब देखो आप एक याद रखना कि यूरेनियम है, जैसे अभी अपन ने ये आपके पास में सारणी लिखी थी यूरेनियम। तो लेंथेनोइड श्रेणी और एक्टिनोइड श्रेणी की अपन बात करें तो एक्टिनोइड श्रेणी में आपके पास में कहाँ से स्टार्ट है थोरियम से, थोरियम के बाद में प्रोसोडियम आता है, फिर उसके बाद में आपके पास में यूरेनियम आता है। तो यूरेनियम का परमाणु क्रमांक यहाँ पे आपके पास में कितना 92 है, सॉरी कितना है 92। तो यूरेनियम के बाद सभी तत्वों को कृत्रिम रूप से संश्लेषित किया गया। क्या किया गया कृत्रिम रूप से संश्लेषित। इसलिए अपन इन तत्वों को यूरेनियम के बाद वाले सभी तत्वों को अपन क्या बोलते हैं ट्रांस यूरेनियम तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं ट्रांस यूरेनियम, परा यूरेनियम तत्व भी कहते हैं। और ये प्रकृति में नहीं पाए जाते भाई, प्रकृति में जब बनाई कृत्रिम रूप से रहे तो ये प्रकृति में पाए जाएंगे क्या नहीं पाए जाएंगे। तो एक बात ये याद रखना कि यूरेनियम यानी 92 है इसका परमाणु क्रमांक, इसके बाद सभी तत्वों को अपने कृत्रिम रूप से संश्लेषित किया है, इसलिए यूरेनियम के बाद वाले तत्वों को अपन क्या बोलते हैं ट्रांस यूरेनियम तत्व या परा यूरेनियम तत्व भी कहते हैं। और एक बात याद रखनी है आंतरिक संक्रमण तत्व के बाह्यतम कितने कोष 3 कोष क्या होता है
अपूर्ण होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन पूछ लेगा आपके पास में। कौन से कोष के, वो कौन से ब्लॉक के तत्वों के बाह्यतम 3 कोष अपूर्ण होते हैं? तो एफ ब्लॉक के तत्वों के बाह्यतम 3 कोष क्या होते हैं? अपूर्ण होते हैं। तो ये पीरियोडिक टेबल में यहां तक तो जर्नल इंट्रोडक्शन था आपके पास में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यहां तक ब्लॉक के आधार पर अपने तत्वों का वर्गीकरण किया। अब जो जेट और आईसीआर में जो मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आगे का जो अपन पार्ट पढ़ेंगे, परमाणु त्रिज्या आपके पास में, आयनन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन बंधुता पढ़ेंगे अपन, विद्युत ऋणता पढ़ेंगे, इनकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, और यहीं से 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। जेट में भी जो क्वेश्चन आएंगे वो आगे वाले पार्ट से आएंगे, इस पीछे के पार्ट से बहुत रेयर चांसेस है, तो इसको कम फोकस करना, आप कम से कम टाइम देना, क्योंकि इतना टाइम इतनी एनर्जी आप इसमें वेस्टेज करोगे, न के बराबर क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। अब आगे का जो पार्ट अपन पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चन जो मिलने हैं वो आपको वहीं से मिलेंगे। तो देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं अब परमाणु त्रिज्या की। किसकी बात करते हैं? परमाणु त्रिज्या की। तो परमाणु त्रिज्या की बात करें तो देखो, परमाणु त्रिज्या की डेफिनेशन तो आपको सबको पता है। परमाणु त्रिज्या अपन किसको बोल सकते हैं? ये भी परमाणु है, तो परमाणु में अपन बोल सकते हैं नाभिक से लेके बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन के बीच की जो दूरी होगी उसको अपन क्या बोल सकते हैं? परमाणु त्रिज्या। तो परमाणु त्रिज्या की डेफिनेशन तो ये कि परमाणु में नाभिक से बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को अपन क्या बोलेंगे? परमाणु त्रिज्या कहेंगे। अब अपन बोलते हैं परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व तो पॉसिबल होता ही नहीं है, स्वतंत्र अस्तित्व थोड़ी होता परमाणु। परमाणु या तो किसके रूप में? अणु के रूप में हो सकता है। अतः परमाणु त्रिज्या ज्ञात करने के लिए अन्य त्रिज्याओं की अपन परिकल्पना करते हैं, कल्पना करते हैं। तो सबसे पहले कौन सी त्रिज्या की बात करते हैं? सहसंयोजक त्रिज्या की। अब सहसंयोजक त्रिज्या की अगर अपन डेफिनेशन देते हैं तो यूं बोलते हैं, सहसंयोजक त्रिज्या होती क्या है? देखो आप, जैसे मान लो ये हाइड्रोजन अणु की बात है, हाइड्रोजन परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व पॉसिबल है? नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन अणु का तो है। अब हाइड्रोजन अणु में ये दोनों हाइड्रोजन परमाणु क्या है? सहसंयोजक बंध से बंधित है। कौन से बंध से? सहसंयोजक बंध से। तो सहसंयोजक बंध से बंधित इन दोनों हाइड्रोजन परमाणु के जो नाभिकों की बीच की दूरी होगी, इसको अपन बोलते हैं बंध लंबाई। क्या बोलते हैं इसको? बंध लंबाई। और इस बंध लंबाई का आधा है ना, वो आपके पास में कौन सी त्रिज्या होगी? सहसंयोजक त्रिज्या होगी, जिसको कोवेलेंट रेडियस बोलते हैं अपन। तो सहसंयोजक त्रिज्या की परिभाषा क्या हुई भाई? सहसंयोजक बंध से बंधित परमाणुओं के नाभिकों की बीच की दूरी को तो अपन क्या बोलेंगे? बंध लंबाई। और उस बंध लंबाई का आधा कौन सी त्रिज्या होगी आपके पास में? सहसंयोजक त्रिज्या होगी। इसके बाद में दूसरी त्रिज्या की बात करते हैं अपन। एक आपको ये याद रखनी है, अगर बंधित परमाणु की विद्युत ऋणता में अंतर हो तो शूमाकर और स्टीवेंसन ने आपके पास में बंध लंबाई ज्ञात करने के लिए पहले तो ये क्या ज्ञात की है? यहाँ पे बंध लंबाई। और जब आर सी कोवेलेंट रेडियस याद करेंगे तो अपन डी ए बी का अपन क्या कर देंगे? इस बंध लंबाई का अपन क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। तो शूमाकर और स्टीवेंसन ने, अगर मान लो ये आपके पास में, जैसे एचसीएल की बात करें अपन, एचसीएल यहाँ पे सहसंयोजक बंध से बंधित है, हाइड्रोजन और क्लोरीन ने क्या किया? एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या किया है? साझा किया है। लेकिन यहां से इस सहसंयोजक बंध से बंधित परमाणु की विद्युत ऋणता में क्या है? अंतर है। इस सहसंयोजक त्रिज्या को ज्ञात करने के लिए शूमाकर और स्टीवेंसन ने एक फॉर्मूला दिया, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, पूछ लेता कई बार शूमाकर और स्टीवेंसन ने कौन सा फॉर्मूला दिया। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं, यहाँ पे डेल्टा एक्स है, ये डेल्टा एक्स विद्युत ऋणता में क्या है? अंतर है। और विद्युत ऋणता में अंतर ज्ञात करते हैं वो अपन उच्च परमाणु की विद्युत ऋणता और ये निम्न परमाणु की, ये हमेशा उच्च परमाणु की विद्युत ऋणता होती है। उच्च विद्युत ऋणी, उच्च विद्युत ऋणी ऋणी परमाणु की विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और एक्स बी को अपन क्या बोलते हैं? निम्न विद्युत ऋणी परमाणु की विद्युत ऋणता, निम्न विद्युत ऋणी परमाणु की विद्युत ऋणता, EN। इसके बाद में अपन बात करते हैं, देखो धात्विक त्रिज्या। अब धात्विक त्रिज्या, एक तो अपन ने सहसंयोजक त्रिज्या पढ़ी, दूसरी अपन बात किसकी करते हैं? धात्विक त्रिज्या की। अब देखो कोई भी धातु क्रिस्टल होता है, धातु क्रिस्टल में धातु परमाणु धात्विक बंध के द्वारा, ये जैसे धातु क्रिस्टल के अंदर जैसे मान लो ये 2 धातु परमाणु है, तो इन दोनों धातु परमाणुओं के नाभिकों की बीच की दूरी होगी, इस बीच की दूरी को अपन वही क्या बोलेंगे? बंध लंबाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बंध लंबाई। और इस बंध लंबाई का जो आधा होगा वो आपके पास में कौन सी होगी? मेटेलिक रेडियस होगी, यानी कौन सी होगी? धात्विक त्रिज्या होगी। तो धात्विक त्रिज्या की डेफिनेशन सिंपल सी होगी, धातु क्रिस्टल में धात्विक बंध से बंधित ये 2 धातु परमाणु है, इन दोनों के नाभिकों की बीच की दूरी यानी बंध लंबाई का आधा आपके पास में कौन सी त्रिज्या कहलाएगी? धात्विक त्रिज्या कहलाएगी। जबकि वांडरवाल त्रिज्या की बात करते हैं तो वांडरवाल त्रिज्या अपन बोलते हैं अबंधित परमाणुओं, ये किसके लिए होती है? अबंधित परमाणु के लिए होती है। जैसे मान लो कि ये परमाणु और ये परमाणु किसी भी बंध से बंधित नहीं है,
तो इन अबंधित परमाणुओं के नाभिकों की बीच की दूरी होगी, तो ये बीच की दूरी को अपन बंध लंबाई कहेंगे। इस बंध लंबाई का आधा होगा वो आपके पास में कौन सी होगी, आरवी, यानी आपके पास में कौन सी होगी, वांडरवाल त्रिज्या होगी। कौन सी त्रिज्या होगी, वांडरवाल। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है यहां से, इतनी लैंग्वेज और ये कोई रिटर्न एग्जाम नहीं है जो आपको ये पूछेगा वांडरवाल त्रिज्या को समझाइए, धात्विक त्रिज्या को समझाइए। आपको केवल त्रिज्या का क्रम याद रखना। सबसे बड़ी त्रिज्या वांडरवाल त्रिज्या होती है, इससे छोटी आपके पास में धात्विक त्रिज्या होती है, सबसे छोटी कौन सी त्रिज्या होती है, सहसंयोजक त्रिज्या। तो त्रिज्या का क्रम याद रखना, सबसे बड़ी त्रिज्या वांडरवाल त्रिज्या है, इससे छोटी आपके पास में धात्विक त्रिज्या है, और सबसे छोटी आपके पास में कोवेलेंट यानी सहसंयोजक त्रिज्या। ये त्रिज्या का बढ़ता क्रम है, ये त्रिज्या का बढ़ता क्रम, त्रिज्या का बढ़ता क्रम। ये भी जेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, अभी जेट 2016 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। तो सिंपल सी बात, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है त्रिज्या का कौन सा क्रम सही है और कौन सा नहीं है। तो यहाँ डेफिनेशन कोई मायने नहीं रखती, केवल आपको धात्विक त्रिज्या, वांडरवाल त्रिज्या और आपके पास में कौन सी त्रिज्या, सहसंयोजक त्रिज्या, इन तीनों त्रिज्याओं का केवल क्या याद रखना, क्रम याद